गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग बात करना चाहेंगे आज कैपेसिटर्स के बारे में। तो कई सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं रिगार्डिंग टू कैपेसिटर्स सम थिंग्स। ज़रा हम लोग ध्यान से देखेंगे। आई होप सो इससे पीछे जो भी कुछ हम लोगों ने किया है वो सारा आपको क्लियर होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोगों का आता है फ्री चार्ज का। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्री चार्ज को समझने के लिए मुझे कहीं ना कहीं समझना होगा अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ को। अगर मैं किसी एटम की बात करता हूं, सेंटर पे इसमें न्यूक्लियस होता है, यहाँ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके चारों तरफ इसकी अपनी ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ लूजली अटैच हैं, यानी एक माइन्यूट सा एनर्जी मिलने पर या एक स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर अगर हम इसको प्लेस कर दें और ये अपनी जगह से हट जाएं, अपने एटम को छोड़ के बाहर चल दें, तो हम लोग कहेंगे लूजली अटैच हैं। और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स को जिनकी एनर्जी कंपैरेटिवली काफी कम होती है, या मैं सीधे सीधे कहूं आयोनाइजेशन एनर्जी जिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए काफी कम होती है, दे आर टर्म्ड एज फ्री चार्ज। बिल्कुल इसका अपोजिट, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अपने न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ अटैच है, जिसको हम आसानी से डिटैच नहीं कर सकते, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, दे विल बी टर्म्ड एज बाउंड चार्ज। तो बच्चों, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो निश्चित सी बात है कि जब तक हम किसी चार्ज कैरियर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे, तब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। तो जो भी हम बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और फ्री चार्ज का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा रिलेटेड है किसको लेकर के, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहां ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं एक माइन्यूट या काफी कम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करता हूं और इलेक्ट्रॉन्स मेरा मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, तो मैं कहूंगा दे आर फ्री चार्ज। और मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक एक एडिक्वेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे हैं निकल करके, तो मैं कहूंगा दे आर बाउंडेड और बाउंड चार्ज। इसी के बेसिस पे हम लोग कंडक्टर्स की बात करेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली यहां हमारा जो कंसर्न है वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है, चार्ज को लेकर के है। हीट के लिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं, वहां के कॉन्सेप्ट थोड़े से फर्क थे, थोड़े से डिफर थे। स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स बेसिकली वो सारे के सारे सब्सटेंस कहलाते हैं जो चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, चार्ज को अपने अंदर से ट्रैवल करने देते हैं, जिनके ऊपर अगर हल्का सा भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उनका जो फ्री चार्ज है वो मोशन में आ जाता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर यानी कि चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ग्रेफाइट है सम एक्सटेंट तक। अब देखिए इसका दूसरा एल टॉप हमारा ग्रेफाइट का होता है डायमंड। तो डायमंड जो है वो इंसुलेटर वाली कैटेगरी में आता है, वो हमारा कंडक्टर्स की कैटेगरी में नहीं आता। ह्यूमन बॉडी भी सम एक्सटेंट तक कंडक्ट करती है। फिर हम लोग बात करें एसिड्स की, एल्कलाइंस की, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एज कंडक्टर बिहेव करते हैं। इंसुलेटर्स की मैं बात करूं तो बिल्कुल उल्टा है कंडक्टर्स का, इनके अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं कराया जा सकता, फिजिकल मूवमेंट आराम से पॉसिबल नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो जो हमारा चार्ज है वो मोशन में नहीं आता, यानी कि बाउंड चार्ज कंपैरेटिवली यहां ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले ही बताया डायमंड, दैट इज द एल्ट्रॉप ऑफ ग्रेफाइट, ग्लास यानी कांच, वुड, माइका, वैक्स, डिस्टिल्ड वाटर। देखिए वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां बिहेवियरली कुछ मुझे जानना होगा। डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर जिसके अंदर सॉल्ट्स मेरे हैं ही नहीं, सिर्फ H2O की बात हम लोग करें,
और अगर हम लोग बात करें नॉर्मल वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की, पोटेबल वाटर की या फिर सी वाटर की, तो इन सबके अंदर नो डाउट जो क्वांटिटी है किसकी, सॉल्ट्स की, वो बढ़ती चली जाती है। और किसी भी वाटर कंटेंट के अंदर जितना ज्यादा सॉल्ट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। सॉल्ट्स में मैग्नीशियम के सल्फाइड्स हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकता है, वट एवर सो। देन आफ्टर ए थर्ड थिंग इज हियर डाइलेक्ट्रिक। स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक जो है वो बेसिकली कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज है। तो मैं यहां यह कह सकता हूं कि जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनमें बाउंड चार्ज कंपैरेटिवली लेसर बाउंड होता है या फ्री चार्ज कंपैरेटिवली लेसर फ्री होता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट मेरे को सेमीकंडक्टर्स का और मिलता है, वो मुझे अभी नहीं करना है। तो मैं ये कहूंगा कि बेसिकली हैं तो इंसुलेटर्स ही। क्या है ये? इंसुलेटर्स हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट को ट्रांसफर कर देते हैं बिना चार्ज की ट्रांसपोर्टेशन के, यानी विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। सिर्फ इनमें इंडक्शन होता है, जो बाउंड चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी से बाहर नहीं चल पाता। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, यहां अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं तो बाउंड चार्ज मेरा इस बॉडी के अंदर ही रहेगा, लेकिन इंड्यूस होकर के यहां नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे एंड पे पॉजिटिव आ जाएगा। अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया था उसका इफेक्ट यहां पे आ गया, मैं इफेक्ट देख पा रहा हूं, लेकिन कंडक्शन नहीं हुआ। ड्यू टू इंडक्शन चार्ज का इफेक्ट मेरा ट्रांसफर हो पा रहा है। तो मैं ऐसे सब्सटेंसेस को डाइलेक्ट्रिक्स कहता हूं। इनकी बड़ी यूज है हम लोगों के यहां। बात करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स में, तो माइका भी डाइलेक्ट्रिक की तरह से वर्क करता है, वाटर भी हमारा डाइलेक्ट्रिक की तरह से वर्क करता है। देन आफ्टर वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई किया, उसके अंदर किसी कंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा, यह बात मैं जरा समझना चाहूंगा। सपोज मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक मेटलिक प्लेट मैंने ये ले लिया, दूसरा मेटलिक प्लेट मैंने ये ले लिया। ये बीच में जो है कुछ नहीं रखा हुआ, कंडक्टर मेरा नहीं है। मैंने यहां से कोई भी पोटेंशियल अप्लाई किया, मैं कह सकता हूं यहां पे पॉजिटिव चार्ज मैंने बहुत सारा अप्लाई कर दिया। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज मैं यहां से अप्लाई करूंगा, तो बच्चों देखो इस प्लेट पे दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। नो डाउट इस प्लेट के ऊपर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन यहां पर नेगेटिव चार्ज, जितना वहां पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ उतना ही यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। नो डाउट जब ये नेगेटिव चार्ज यहां अंदर इंड्यूस होगा तो बाहर की साइड में यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी कब, जब मैंने अंदर इसमें कोई भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बाउंड्री वाला ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये नहीं लगाया हुआ है। अब अल्टीमेटली अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को मैंने सपोज क्या कह दिया, ई कह दिया। ठीक है, ई सेटअप होने के पीछे दूसरा रीजन मैं यह भी कह सकता हूं कि यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहां कहीं नेगेटिव पोटेंशियल है। तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और जहां भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जरूर डेवलप होगा। ऐसा हम लोगों ने एक रिलेशन भी पढ़ा था, E इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dr। अभी मैंने कहा देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ हियर ए पॉजिटिव पोटेंशियल, हियर इज ए नेगेटिव पोटेंशियल, हेंस व्हाई देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। dr सबको दिख ही रहा है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मैंने यहां पे dr कंसीडर किया है। अल्टीमेटली इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा डेवलप हो गया। यह बात तब की थी जब मैंने इसके अंदर कोई कंडक्टर नहीं डाला हुआ। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर कंडक्टर डाल देता हूं, तो मेरी सिचुएशन क्या होगी, इस कंडक्टर के ऊपर क्या बिहेवियर में चेंज आएगा, यह बात मुझे समझनी है। स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ये वाला कंडक्टर, जिसकी बाउंड्री लाइंस में ये बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वाला कंडक्टर जैसे ही इंसर्ट किया, तो कंडक्टर बोले तो एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां नेगेटिव इंड्यूस कर देगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, बिल्कुल इसी तरीके से जो इंडक्शन है वो मेरा डेवलप हो जाएगा। कंडक्टर है तो 100% इंडक्शन होगा, जितना चार्ज यहां है उतना ही यहां होगा, लेकिन अपोजिट होगा।
अब अगर यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली यहां क्या होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जितना नेगेटिव यहां हुआ है उतना ही पॉजिटिव इस प्लेट पे होगा। अब जरा देखिए, आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो मेरा E है, जिसकी डायरेक्शन मैंने ये शो की हुई है। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा ये हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर मैं ओवरऑल बात करूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो यहां से मेरे को एक कंक्लूजन मिला कि अगर किसी कंडक्टर को मैं किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इनसाइड रखता हूं तो उसके अंदर, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो 0 हो जाता है। यानी यहां ये जो भी होगा, ये मेरा सॉलिड हो या हॉलो हो, लेकिन हो कंडक्टर, तो ऐसी स्थिति में यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने सीखी और इसके बेसिस पे एक मैंने कॉन्सेप्ट भी बना लिया, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से किसी ऑब्जेक्ट को शील्ड करना चाहता हूं, सेपरेट करना चाहता हूं, अलग करना चाहता हूं, हटाना चाहता हूं, तो मैं निश्चित रूप से किसी कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दूंगा और मेरे को मिल जाएगा। देखिए, इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने यहां पे दे दिया। जैसे आपको अपने नोट्स में लिखना है या फाइनल एग्जाम में लिखना है, आप यहां से देख सकते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को मिलाकर के मैंने यहां पे 0 कहा। यहां गॉस थ्योरम के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया। ये जो फॉर्मूला अभी बताया था मैंने अभी यहां बता दिया आपको, E = -dV/dr का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात मैंने यहां दोबारा से आपको बता दी, जिससे कि आपको ये चीज याद रहे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात हम लोग कर रहे थे अगेन। तो देखिए, जो केविटी है, केविटी क्या थी, अभी हम लोगों ने किसी कंडक्टर को रखा था इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मान लीजिए मेरा ये कंडक्टर था, इस कंडक्टर को मैंने इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रखा था, तो मैं क्या देख रहा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 था। तो इसी चीज को मैं केविटी कहता हूं। क्या कहता हूं, ये केविटी है। अब इस केविटी के अंदर कोई मैं सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रख लूंगा, जस्ट लाइक ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। अब क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए मैंने सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर यहां पे रख लिया, तो नो डाउट इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 है और मैं सेफली इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकूंगा, ट्रांसपोर्ट कर सकूंगा। इसी फिनोमिना को मैं क्या कहता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहता हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मेरा क्या होता है, कैसे होता है, यहां एक डायग्राम की फॉर्म से भी मैंने आपको शो कर दिया। ये मान लीजिए आपके पास में कोई भी क्या है, कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर है। हॉलो कंडक्टर को आप बाहर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लेके आए हो। इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, 0 है। हाँ बच्चे, ये बात यहां मैं अगेन आपको थोड़ा सा मेमोराइज कराना चाहूंगा कि इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने 0 कहा है, लेकिन पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट है। अब इस चीज को जरा मैं मैथमेटिकली समझने की कोशिश करूंगा। मैंने पढ़ा था E = -dV/dr। देखो बच्चों, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने 0 कहा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 2 कंडीशंस में 0 हो सकता है। किस कंडीशन में, पहली कंडीशन तो जब मेरा dV 0 हो या मेरा V 0 हो। dV 0 है, इसका मतलब V कांस्टेंट है। तो 2 कंडीशन मेरे को मिल गई, या तो मेरा V कांस्टेंट हो या तो मेरा V 0 हो, तभी मेरे को यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, V यहां पे 0 नहीं होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं चार्ज की एग्जिस्टेंस है। अब चार्ज की एग्जिस्टेंस है तो V = kq/r होता है, सब लोग जानते हैं। R इंफिनिटी है नहीं, K आपका 0 है नहीं, Q आपका 0 है नहीं, तो V आपका 0 नहीं हो सकता। तो हियर स्टूडेंट्स, V जो है ये दूसरे वाली कंडीशन फुलफिल होती है कि V यहां पे कांस्टेंट है, V 0 नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर V मेरा कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मेरा 0 होगा। इसके बाद डिफाइन की बात हम लोग करें तो किस तरीके से हम इसको कहेंगे, sensitive components of electronic device are protected or shielded from a external electrostatic disturbances by placing metal shields around them। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कोएक्सियल केबल्स, जो आपके यहां घर में केबल, टाटा स्काई की केबल जो ऊपर से नीचे आती है वो शील्डेड होती है, ठीक है। और भी कई सारी तरह की केबल आप लोग देखते हैं, जो डाटा केबल्स होती हैं अच्छी क्वालिटी की, वो भी हमारी कैसी होती हैं, शील्डेड होती हैं। देन आफ्टर स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू डिस्कस आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर ए कंडक्टर।
देखिए कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो कैपेसिटी से बना है। कैपेसिटी का मतलब सीधा सीधा एबिलिटी टू होल्ड। मान लीजिए मैं कहता हूं साहब मेरी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जिस तरह से मैं कह सकता हूं, मतलब मुझे लोग जानते हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरे बारे में अनुमान लगाएंगे। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो सब लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब की फिजिक्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब डॉक्टर साहब की फिजिक्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, इसका मतलब वो फिजिक्स को होल्ड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यानी फिजिक्स वो अच्छे से रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। या फिजिक्स में एक्सप्लेनेशन की जो एबिलिटी है उनकी बहुत ज्यादा है। इसी तरह से यहां मैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, तो नो डाउट अगर कोई बॉडी चार्ज को अच्छे से होल्ड कर सकती है, चार्ज को ज्यादा होल्ड कर सकती है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज द कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर इज मोर। तो कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो कैपेसिटी से बना है, एबिलिटी से बना है। तो अगर चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी ज्यादा है तो मैं कहूंगा कैपेसिटी ज्यादा है। अब इसके बाद में कंडक्टर। देखो बच्चों कंडक्टर क्या है, मैं किसी भी शेप का कोई कंडक्टिंग सरफेस ले लेता हूं, कंडक्टिंग मेटल ले लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक मार्कर ही है। अब ये मार्कर अगर मेटल का बना है तो मैं इसे कंडक्टर कह सकता हूं, ठीक है। अब ये कंडक्टर कितना चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज अपने ऊपर रख सकता है, इसको मैं कहूंगा कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। तो बच्चों कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको बाहर से कुछ चार्ज देता हूं, मान लीजिए मैंने Q चार्ज दिया, तो नो डाउट इसके ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, V डेवलप होगा। तो एब्सोल्युटली Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब मैं अगर प्रैक्टिकली इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके कांस्टेंट के टर्म्स में लेके आता हूं, दैट इज Q इक्वल्स टू CV। तो यहां जो C ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यही हमारा डिफाइन करेगा किसको, कैपेसिटेंस को। मैंने यहां पे लिख रखा है कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यहां से मैं C को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चे, Q ओवर V। Q ओवर V, यहीं से मेरी इसकी यूनिट और ये सब निकल के आ जाएंगी। चार्ज के लिए मैं क्या कहता हूं, कूलम कहता हूं, और V के लिए पोटेंशियल कहता हूं। तो कूलम पर वोल्ट जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट मिल जाएगा। अब कैपेसिटेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, ये हमने यहां लिस्ट कर रखी है। सबसे पहले साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा चार्ज उसके ऊपर होल्ड हो सकता है। नेचर, परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग। अब मैंने जो कंडक्टर है वो कहां रखा हुआ है इस बात के ऊपर भी डिपेंड करेगा। वैक्यूम में रखा है तो अलग कैपेसिटी होगी, पानी के अंदर उसी कंडक्टर को रख दिया तो कैपेसिटी अलग होगी, व्हाटएवर सो। दूसरी चीज, मेरे कंडक्टर के पास में क्या कोई दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है। मान लीजिए मेरा ये एक कंडक्टर था, इसकी अपनी कैपेसिटी C थी। अब अगर इसके नजदीक में ये दूसरा कंडक्टर रख दूं, नजदीक रखा है मैंने, टच नहीं कराया, तो नो डाउट इसकी कैपेसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, अब इसके चारों तरफ जो मीडियम है, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, माइका है, पाउडर है, क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये चार्ज कितना होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट की बात हम करें तो अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट टर्म्ड एज फेराड। फेराडे नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखेंगे, ये क्या है, फेराड है, ठीक है। तो 1 फेराड प्रैक्टिकली काफी बड़ी यूनिट होती है, काफी लार्ज होती है, यहां सारा हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो हम लोग जनरली मिली फेराड, माइक्रो फेराड इस तरह से प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हमें यहीं से एक बात समझ लेनी चाहिए कि उसमें कभी भी 1 फेराड, 2 फेराड, 4 फेराड इस तरीके से आंसर नहीं आएंगे हमारे, या तो माइक्रो फेराड में आएंगे या तो मिली फेराड में आएंगे। देन आफ्टर वी आर मूविंग टूवर्ड्स फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कंडक्टर। देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होल्ड हो सकता है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मान लीजिए ये मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, स्फेरिकल कंडक्टर की यूनिफॉर्म रेडियस ये R है, इसके सराउंडिंग में वैक्यूम है इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिया है। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होगी, यानी जितना बड़ा शेप में हो उतना ही कैपेसिटी ज्यादा होगी। एक स्टूडेंट बात और मैं बता देना चाहूंगा कि जो भी चार्ज मैं इसको दूंगा, मेटल को, मेटल के लिए बात कर रहा हूं, मेटल को या कंडक्टर को जो भी चार्ज दूंगा वो इसके आउटर सरफेस पे सिचुएटेड होगा। तो डजंट मैटर
कि ये अंदर से मेरा एम्प्टी है या फिल्ड है। तो सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों केसेस में चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे ही रिसाइड करेगा, अंदर रिसाइड नहीं करेगा। तो मान लीजिए मैं एक हॉलो स्फीयर ले लेता हूं, एक सॉलिड स्फीयर ले लेता हूं, ठीक है, सेम मास का। तो सब जानते हैं कि जो हॉलो स्फीयर है उसकी रेडियस ज्यादा हो जाएगी। जब रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो नो डाउट उसकी चार्ज कैपेसिटी या चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी। तो जब भी मैं चार्ज को होल्ड कराने की बात करूंगा तो एक हॉलो स्फीयर को प्रीफर करूंगा, हमेशा हॉलो स्फीयर को प्रीफर करूंगा। चलिए, तो ये छोटी सी बात थी। हम लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा है, C = 4πε0r। इसके ऊपर एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नो डाउट इसमें कई सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी और यहां का तो एक छोटा सा फॉर्मूला ही क्लियर होगा आपका। बाकी तो मैं बात करना चाहूंगा 11th की या 10th की या 9th की, तो उन चीजों को लेकर के मुझे कई सारी चीजें यहां पे क्लियर करने के लिए मिलेंगी। वो क्या कहता है, देखिए, वो कहता है 27 spherical drops of 3 millimeter carrying charge this one are trying to form a single drop. Find the capacitance and the potential of the bigger drop. तो बच्चों, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन अगर आप लोगों ने 11th में किया है तो लगभग वैसा ही मिलता जुलता सा ये क्वेश्चन है। मैं इसको समझने की और समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये छोटी छोटी 27 ड्रॉपलेट्स हैं, सारी आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स हैं। मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन 27 है, मैं ऐसा यहां पे सीधे सीधे बोल दे रहा हूं। हर किसी का जो रेडियस है स्मॉल r लेता हूं मैं, दैट इज 3 मिलीमीटर। अब 3 मिलीमीटर है तो मेरे को इसको लिखना होगा 3 × 10⁻³ मीटर, SI सिस्टम में लाने के लिए, ठीक है। एंड कैरिंग 10⁻12 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब एक के ऊपर जो चार्ज है वो है 10⁻12 कूलम, ये इतना इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन सबको कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड कर दिया तो नो डाउट एक बड़ी ड्रॉप बन गई। जब बड़ी ड्रॉप बन गई तो वो कहता है कि जी अब इस बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस। चलो, C एक तो पूछा हुआ है उसने यहां पे, और बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल भी पूछा हुआ है। तो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों चीज मेरे को यहां पे निकाल के देनी है। देखो स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर होने के बाद अब मुझे कुछ जो 12th में पढ़ा है उसके बारे में सोचना होगा। सबसे पहले मैं ये सोचूं कि जब भी मेरा ये यहां से यहां पे कन्वर्ट होगा तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कंजर्वेटिव होंगी, जो चेंज नहीं होंगी। बच्चों, सबसे पहली चीज इसका वॉल्यूम। इन सारी ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम मिलकर के इतना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, चार्ज। यहां जो टोटल चार्ज है वो नो डाउट यहां के टोटल चार्ज के बराबर होगा। मास जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जो 27 ड्रॉपलेट्स का मास है वही यहां पर ये एक बिगर ड्रॉप के मास के बराबर होगा। यह बात मेरे को क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब बसता कुछ नहीं है, अब तो मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है। जैसे सबसे पहले यहां अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूं तो V = स्मॉल k Q/r होता है, सब लोग जानते हैं। अब चूंकि ये बड़े वाला स्फेरिकल ड्रॉप है तो मैं इसका रेडियस कैपिटल R ले लेता हूं, तो यहां पे भी कैपिटल R कह देता हूं, ठीक है। Q मैं निकाल सकता हूं, कहां से निकाल सकता हूं, ये मेरे को दे रखा है भाई, एक ड्रॉपलेट का दे रखा है 10⁻12 कूलम, तो 27 ड्रॉपलेट्स है मेरी, ये चार्ज आ गया। तो बच्चों, चार्ज की वैल्यू तो मेरी ये आ गई। रेडियस मैं अभी निकाल के दिखाता हूं कि मेरे को पता है पोटेंशियल आ जाएगा। रेडियस कैसे निकालूंगा, यहां का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को बड़ी वाली ड्रॉप के बराबर डाल दूं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं 4/3 पाई स्मॉल r3, एक छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाई 27 ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम, बराबर होगा किसके, 4/3 पाई कैपिटल R3, जो बड़ी वाली मैंने ड्रॉप ले रखी है इसके। अब देखो स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा काम है। जब ये मैंने इक्वलिटी लगा दी तो 4/3 पाई, ये सब मेरा कैंसिल आउट हो गया। सिंपल सा मेरे को मिल गया क्या जी, 27 R³ = कैपिटल R³। इस तरह से मेरे को ये बड़े वाला रेडियस जो है ये भी मिल जाएगा। तो मैं यहां से इसको सिंपल सा क्यूब रूट करता हूं, इसको क्यूब रूट करता हूं, इसको भी क्यूब रूट करता हूं, तो मेरे को ये इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r मिल गया। इस तरह से मैं पोटेंशियल निकाल के दे सकता हूं।
इसके बाद मेरी बात आती है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी भी बड़ा क्लियर है बच्चों। देखिए कैपेसिटी क्या थी, कैपेसिटी थी मेरी अभियाल Q बाई V, या इसको लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो कैपिटल R है वो मेरे को यहां पर प्लेस करना है। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, वैल्यूज डालूंगा। मेथोडोलॉजी आपको क्लियर हो गई होगी, क्या करना है समझ लीजिए। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात हमने यहां आगे दे रखी है स्टूडेंट्स। तो ये देख लें, यहां मैंने पहले वॉल्यूम को कंपेयर किया, वॉल्यूम को कंपेयर करके रेडियस का टर्म्स मैंने निकाल दिया, फिर इसके बाद मैं कैपेसिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला डाल दिया, फिर मैंने यहां पे पोटेंशियल के लिए Q बाई C डाला तो 27 वोल्ट आ गया। आई होप सो कुछ जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा कम पढ़ने की आदत होती है तो उनको हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा लग रही हो, लेकिन बच्चों ये स्पीड बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ये क्लासेस हैं, आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन ये स्पीड आप ज्यादा किसी भी एंगल से मत कहना। बस 2 ही चीजें हैं, या तो मैं पढ़ाना कम कर दूं तो स्पीड मेरी कम हो जाएगी, यानी टॉपिक को स्किप कर दूं, इतने सारे न्यूमेरिकल्स ना कराऊं, ठीक है। और अगर इतना सारा मेरे को करना है तो ये स्पीड मेरे को मेंटेन करके रखनी होगी। आपकी स्पीड अगर कहीं कुछ कम है तो आप इसको बार बार देखें, वीडियो क्लासेस को पॉज करके देखें। चलिए, कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब देखिए कैपेसिटी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम कैपेसिटर बनाएंगे। एग्जैक्टली व्हाट इज ए कैपेसिटर? कैपेसिटर इज ए डिवाइस और ए बॉडी विच मेड फॉर स्टोरिंग चार्ज। यहां कैपेसिटर का सीधा सीधा फंडा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर से है। वैसे तो अगर मैं इसको नॉर्मल कंडीशन में कहूं, मान लीजिए मैंने पानी स्टोर करने के लिए एक वाटर टैंक बना दिया, तो इसको भी मैं कैपेसिटर कह सकता हूं। कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, किसके केस में? वाटर के केस में, ठीक है। तो एक पानी की टंकी को भी मैं कैपेसिटर कह रहा हूं, किसके लिए? पानी को होल्ड करने के लिए, वाटर कैपेसिटर कह सकता हूं मैं उसे। लेकिन यहां जब मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो जनरली कैपेसिटर जो वर्ड है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के लिए, यानी किसी चार्ज को होल्ड करने के लिए। देखो बच्चों, यहां ये 2 डायग्राम है। पहले मैं सिर्फ इतने इस, मान लीजिए मेरे पास ये 2 आइसोलेटेड कंडक्टर हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब जो एक दूसरे से कहीं भी टच नहीं है, ना पहला किसी से टच है ना दूसरा किसी से टच है, दोनों बिल्कुल अलग अलग खड़े हुए हैं, अलग अलग रखे हुए हैं। अब इस आइसोलेटेड कंडक्टर को ए को मान लीजिए मैंने बाहर से कोई पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कंडक्टर है बच्चों। तो कंडक्टर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होता है कि हर जगह पर चार्ज डेंसिटी सेम बनी रहे, ठीक है। वैसे भी ये कैसा है? फ्लैट है, तो फ्लैट है, इसके ऊपर हर जगह पे चार्ज कैसा होगा बच्चों? सेम होगा। इसके नजदीक मैं ये बी वाला कंडक्टर ले आया, मैंने टच नहीं कराया, क्या लाया हूं? सिर्फ इसके नजदीक लाया हूं। तो ड्यू टू इंडक्शन जितना पॉजिटिव चार्ज यहां है उतना ही यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब इस प्लेट पर जैसे ये इस साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो दूसरे साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। ये फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ा था किसमें? इंडक्शन में। तो यहां इंडक्शन हमारा हो गया। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसको यहां पढ़ने के बाद यहां ले आया। जो बी कंडक्टर था, बी कंडक्टर की सेकंड सरफेस को मैंने ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दी। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने अर्थिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझा रखा है। जैसे ही अर्थिंग की तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स निकले अर्थ से, और यहां जो पॉजिटिव चार्ज था, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज था, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में जाकर के एसिमुलेट हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या देख रहा हूं, इन दोनों प्लेट्स के इनसाइड यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे नेगेटिव है। इट मींस यहां एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है। जिस बॉडी को मैंने यहां टच कराया था ए को चार्ज देने के लिए, उस बॉडी को मैं पीछे ले गया। तो जैसे ही पीछे ले जाऊंगा तो ये वाला सारा चार्ज तो वापस चला जाएगा, लेकिन ये वाला चार्ज वापस नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये इसके साथ, इन चार्जों के साथ में बाउंड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको भी हटा दूंगा। अल्टीमेटली मेरे पास बन गया कैपेसिटर। कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। अल्टीमेटली इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, डेवलप हो गया।
इस तरह से मैंने इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया। तो बच्चों इस बात को हम लिखेंगे कैसे? द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर। ये कंडक्टर कहीं टच नहीं है, इसलिए मैंने इसको इंसुलेटेड कंडक्टर कहा है। कंसिडरेबली इंक्रीज्ड व्हेन वी प्लेस एन अर्थड कंडक्टर नियर टू इट। जब इस कंडक्टर के नजदीक मैंने अर्थ कंडक्टर को रख दिया तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो कंसिडरेबली बढ़ गई। ये प्रिंसिपल है किसका? कैपेसिटर का। तो बच्चों इस प्रिंसिपल के अंदर कहीं ना कहीं इंडक्शन जो है वो छुपा हुआ है। तो आप जब डिफाइन करेंगे तो इंडक्शन भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं, इंडक्शन को भी बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटर का कैसे होता है ये बात समझ लीजिए। अभी आगे जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत सारी जगह पे आपको इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत होगी। ये कैपेसिटर शो करने का तरीका, दो पैरेलल प्लेट्स ले ली, ये कैपेसिटर मैंने शो कर दिया। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, तो मैंने ये एक एरो हेड लगा दिया। कैपेसिटर यहां अगेन दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, बस ये कहना चाहूंगा ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखाई दे रहा है तो दैट इज नॉन पोलर। नॉन पोलर। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं, एक तरफ की प्लेट कुछ अलग है, दूसरी तरफ की प्लेट अलग है, तो दैट इज पोलर कैपेसिटर। तो बच्चों जो हमारे पंखे में लगा होता है, मिक्सी में लगा होता है, पानी की मोटर में लगा होता है, दैट इज नॉन पोलर कैपेसिटर। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप लोग देखते हो, मोबाइल का सर्किट देखते हो या आप इन्वर्टर का सर्किट देखते हो या टीवी का सर्किट देखते हो, तो उसके अंदर जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं दे आर ऑलवेज पोलर। बस इतनी इंफॉर्मेशन मैं अभी देना चाहूंगा, बाकी जब आगे की बात आएगी तो आगे बात करेंगे। यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स की बात हम लोग करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग यूज करते हैं, चार्ज को स्टोर करने में यूज करते हैं, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप करने में हम लोग इनको यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी यूजेस। फिर हम लोग बात करें रेक्टिफिकेशन करेंगे। अब रेक्टिफिकेशन क्या है बच्चों? एसी और डीसी दो तरह की करंट होती हैं, शायद आप लोगों ने कहीं बचपन में पढ़ा होगा, अभी आगे हम लोग भी पढ़ेंगे जब सिलेबस में आएगा। तो बच्चे एसी को अगर मैं डीसी में कन्वर्ट करता हूं तो उस प्रोसेस को कहता हूं क्या? रेक्टिफिकेशन। तो जब रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तब भी एक सर्किट हम लोग अपने इन्वर्टर्स में लगाते हैं जो बेसिकली डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, दैट इज टर्म्ड एज टैंक सर्किट। तो टैंक सर्किट के अंदर भी हम लोग इसको लगाते हैं बाकी चार्ज को स्टोर करने के लिए, जस्ट लाइक आपके कैमरे का फ्लैश। कैमरे में एक छोटी सी बैटरी आप लोग यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप फोटो क्लिक करते हैं तो काफी तेज रोशनी वहां से मिलती है। तो बच्चों वो तेज रोशनी इंस्टेंटेनियस होती है। अब इंस्टेंटेनियस पावर मेरे को चाहिए तो कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखनी पड़ेगी, छोटे से सेल से तो मैं इंस्टेंटेनियस इतनी ज्यादा पावर नहीं ला सकता। तो अल्टीमेटली वहां पे मैं क्या यूज करता हूं? वहां पे मैं अगेन कैपेसिटर्स को यूज करता हूं। कैपेसिटर के अंदर पहले हम चार्ज स्टोर कर लेते हैं, जैसे ही हम फोटो क्लिक करते हैं उस समय वो सारा का सारा चार्ज एट ए टाइम फ्लैश के अंदर इंस्टेंटेनियसली हम लोग दे देते हैं और अल्टीमेटली हम लोगों को काफी ज्यादा लाइट वहां पे मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर्स की ये एक ड्रॉबैक भी है, आप ड्रॉबैक भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज हम स्टोर करेंगे, जब इसको हम गैदर करेंगे, वापस लेंगे, तो ये इंस्टेंटेनियस वापस हो जाएगा सारा का सारा। हम चाहें अपनी मर्जी से धीमे 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 चार्ज को लेना, तो वो पॉसिबल कैपेसिटर्स के केस में नहीं है। अगर यहां एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझने की कोशिश करूं, बच्चों कैपेसिटर के अंदर भी हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं और जो हमारे इन्वर्टर की बैटरी होती है, कार की बैटरी होती है, इसके अंदर भी तो हम चार्ज ही स्टोर करते हैं। अब दोनों में अंतर यही है कि जो इन्वर्टर की बैटरी है या कार की बैटरी है, उससे हम चार्ज को अपनी जरूरत के हिसाब से धीमे धीमे करके ले सकते हैं, जब जरूरत है तब ले सकते हैं, जितनी जरूरत है उतना ले सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर्स में यह फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं होती। कैपेसिटर्स में अगर हमने उसको एक बार ऑन किया तो जितना भी चार्ज है उसका ऑलमोस्ट सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? हमें इंस्टेंटेनियसली मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे आसान पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा मैं डिस्कशन आपको यहां पे दूंगा इस फिगर को लेकर के, फिर हम पैरेलल प्लेट की वर्किंग की बात करेंगे, कैसे और वो निकालेंगे इसका डेरिवेशन।
देखो स्टूडेंट, ये मैंने वही दो प्लेट्स ले ली, मेटल की प्लेट है। इस मेटल की प्लेट को मैंने बाहर से कुछ चार्ज दिया, तो दोनों तरफ ये चार्ज मेरा आ गया था, लेकिन फिर मैंने इसको हटा लिया बाउंड करने के बाद में, तो इनसाइड चार्ज मेरे पास ये है, यहां पे ये बाउंडेड चार्ज नेगेटिव वाला मेरे पास है, आउटसाइड यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 है। इस प्लेट का जो एरिया है वो मैंने ए लिया हुआ है, ठीक है। यहां भी आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 है, इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे रखी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो इनसाइड होगा दैट विल बी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप याद कर लें, वैसे तो हम पीछे ये बता चुके हैं, और थोड़ा सा ब्रीफ और कर देता हूं, याद करा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए ये दो प्लेट है मेरे पास, ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो इसके और इसके दोनों तरफ फ्लक्स की लीकेज थी, दोनों फ्लक्स के बारे में बात की थी हमने, तो ये आया था हमारे पास E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी प्लेट मैंने यहां ली, तो इसके लिए भी यही हो गया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहां जब मैं अंदर की बात करूंगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ये ऐड हो जाएंगे तो इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है मेरा वो सिग्मा अपॉन बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रहे, यहां पर ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी ले रखा है, एरिया हमने ए ले रखा है। आगे हम डेरिवेशन की बात करेंगे, पढ़ने की बात करेंगे, तो ध्यान रहे कि ये कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस प्लेट का और इस प्लेट का जो कॉमन एरिया है। अब मान लीजिए एक प्लेट मेरी बड़ी है, एक प्लेट छोटी है, तो नो डाउट ये जो कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा सिर्फ इतना एरिया मैं कंसीडर करूंगा, यानी दोनों प्लेटों में से जो छोटे वाला एरिया है वो मुझे कंसीडर करना होगा। दूसरा, मैं डी के बारे में बात करना चाहूं। मान लीजिए मेरी प्लेट्स इस तरीके से अलाइंड हैं, इस तरीके से अलाइंड हैं, तो यहां पे सपोज ये D1 है, यहां पे ये D2 है, तो मुझे एवरेज डिस्टेंस लेनी होगी, दैट इज D1 प्लस D2 ओवर 2। तो स्टूडेंट डिस्टेंस के बारे में ये हो गया, एरिया के बारे में कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। अंदर मैंने यहां पे वैक्यूम कंसीडर किया है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट है। अगर इसके अंदर मैंने कोई मटेरियल फिल कर दिया तो मटेरियल फिल करने पर E जो है वो मेरा हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर द रिलेटिव permittivity of that medium which is inside this capacitor। तो ये बात थी इस कैपेसिटर को लेकर के। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ और मजेदार सी, इसकी कैपेसिटी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटी हम लोग अभी इसकी निकालने की कोशिश करते हैं। डायग्राम अगेन साफ सुथरा सा वही आपके पास आ गया, समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करना, रिवाइंड करके पॉज करना, पॉज करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करना, फिर आगे बढ़ाना। चलिए, इसके बाद ये यहां हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखा रखा है आउटसाइड में, ये इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने शो कर रखा है। पोटेंशियल की बात करें हम लोग, इनसाइड ही पोटेंशियल की बात करें तो E इंटू डी होता है बच्चों। तो देखो यहां से कैपेसिटी निकालना बड़ा आसान सा हो जाता है मेरे लिए, दो लाइन में कैपेसिटी निकल के आ जाती है। कैसे? इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E मैंने निकाला था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, याद आ गया बच्चे। इनसाइड पोटेंशियल जो होगा वो होगा मेरा E इंटू डी। अब कोई स्टूडेंट कहेगा ये E इंटू डी कहां से आ गया, डजंट मैटर, यहां मैं कॉर्नर पे समझता हूं। मेरे पास था E इक्वल्स टू माइनस का dv ओवर dr। अब ये dr डिस्प्लेसमेंट था, तो मैंने इसको डिफरेंशियल फॉर्म से हटा करके सीधे सीधे लिखा v बाई डी। जो dr था इसको डिस्टेंस जो अगर रखी उसमें लिखा, इसको यहां पे ले गया। अब रह गई बात यहां पे कि ये नेगेटिव साइन कहां गया। तो बच्चों जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप की बात की थी तो ये बात बताई थी कि ये नेगेटिव साइन जो है सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, इस माइनस के साइन का और कोई पर्पस नहीं है। तो ये जब मैं बात करूंगा तो यहां नो डाउट मॉड्यूलस की बात करूंगा, मॉड्यूलस ही इसका कंसीडर करूंगा। इस तरह से v इक्वल्स टू ईडी आ गया बच्चों, जो हमने यहां पे लिख के दिखाया हुआ है। अब सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास, क्या था, Q इक्वल्स टू CV था, C को सेपरेट किया तो Q बाई V हो गया। Q की वैल्यू अपनी जगह पे डालो, V की वैल्यू अपनी जगह पे डालो, और ये निकाल दो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी एक तो एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो बीच में कितना सेपरेशन है इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी, एक इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसके अंदर मीडियम हमने क्या फिल किया हुआ है। तो तीनों का क्या अंतर है आप लोग यहां से समझ सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट एंड एरिया दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों ज्यादा होंगे तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, और डी जितना कम होगा उतनी कैपेसिटी बच्चों कम होगी। यही सारी बातें हम लोगों ने यहां पे एक एक करके सेपरेट करके दिखा रखी हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल के बाद में इस क्लास को हम लोग एंड कर देंगे स्टूडेंट्स। चलिए, बड़ी आसान सी छोटी सी एक न्यूमेरिकल हम देखें। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आप लोगों से एग्जाम में डिस्कस होते हैं। ए कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी जिसका पोटेंशियल V है। द चार्ज स्टोर्ड इज 360 माइक्रोकूलम। जैसा मैंने बताया था प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोकूलम या मिलीकूलम में होंगी, बिल्कुल ठीक है। व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120। देखिए, रिड्यूस्ड टू एंड रिड्यूस्ड बाय, यहां समझना होगा हम लोगों को। देखो बच्चों, रिड्यूस बाय का मतलब इतना कम कर दिया, और रिड्यूस टू का मतलब ये फाइनल है। इस बात को ध्यान से समझना, वरना तो क्वेश्चन आपका सिर्फ रिड्यूस बाय और टू के चक्कर में गलत हो जाता है। यहां पे y लिखा है तो अलग कॉन्सेप्ट होगा, अगर यहां पे 2 लिखा होता तो अलग कॉन्सेप्ट होता। चलिए, बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। अगर मैंने पोटेंशियल इतना कम कर दिया, 120 कम कर दिया, तो चार्ज जो है वो 120 माइक्रोकूलम हो गया। अब कैलकुलेट करना है क्या, पोटेंशियल V एंड अननोन कैपेसिटेंस। What will be the charge stored in capacitor if the voltage applied increase by 120? अगर मैं पोटेंशियल को यहां तो डिक्रीज कर रखा है, अगर इसको डिक्रीज करने के बजाय अगर इंक्रीज कर दूं तो क्या होगा। तो बच्चों, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके सॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं। देखें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले C कैपेसिटी उसने क्या कर ली, लैट कर ली। C कैपेसिटी लैट करने के बाद में Q इक्वल्स टू CV से उसने अपना कॉन्सेप्ट निकाला। अब उसमें उसने क्या कर दिया, नया पोटेंशियल 120, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिड्यूस्ड बाय 120। तो जो मेरा ओरिजिनल पोटेंशियल V था उसमें से 120 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नया चार्ज मेरे पास आ गया 120 माइक्रोकूलम। मैंने कैलकुलेशन की और मेरे को कैपेसिटी निकल के आ गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था मेरा कैपेसिटी निकालने का बच्चों। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगेन, व्हेन द पोटेंशियल इज इंक्रीज बाय 120। अब यानी नया पोटेंशियल मैंने 120 बढ़ा दिया, तो जो पहले मैंने V माइनस 120 किया था अब मैं V प्लस 120 करूंगा, और जैसे ही V प्लस 120 करूंगा तो जो नया वाला चार्ज है जिसको मैंने Q डबल डैश लिखा है, ये मेरे पास 600 माइक्रोकूलम आ गया। तो बच्चों, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिंपल वे में क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, क्या फ्री चार्ज है, ये सारी की सारी बातें हमें समझ में आ गई। तो अब इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग घर पे आराम से लगा सकते हैं। वो असाइनमेंट की फॉर्म में आपको ऐप के अंदर हमने डाले हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई भी बुक है तो जो रिलेटेड टॉपिक हैं, जो कंसर्न टॉपिक हैं, उनके बेसिस पे आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे। सीरीज ऑफ पैरेलल 2 तरह के कॉम्बिनेशंस हमारे होते हैं। थैंक यू, कीप सेफ, बी सेफ।